बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सास ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि अगर बहू 40 दिन में हामला न हुई तो हम लड़की को वापस देंगे। ये सुनते ही अम्मा मुझे शादी से 2 रात पहले अस्पताल लेकर गई और डॉक्टर ने मुझे ड्रिप लगा दी। लेकिन वो बहाने बहाने से अम्मा को अजीब से इशारे कर रहा था, जिसे देखते ही मैं चौंक गई और खामोशी से ड्रिप का नाम पढ़कर नेट पर सर्च किया तो जिस्म बेजान होने लगा, क्योंकि मुझे हमला करने के लिए मेरी माँ ने। मेरा नाम दिया है और मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। माँ के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं था, न कोई बहन, न भाई और न बाप। अम्मा बताती थी कि मेरे पैदा होने से पहले ही अब्बा की वफात हो गई थी। रिश्तेदारों के नाम पर एक नानी थी जो दूसरे शहर में रहती थी, जिससे हम सालों के बाद मिलने चले जाते थे। मेरी जिंदगी अम्मा के कहने के मुताबिक ही चल रही थी। जो अम्मा कहती, जैसा कहती, मैं बिल्कुल वैसा ही करती थी। अम्मा के हुक्म की खिलाफ वर्जी न मैंने कभी की थी और न ही मैं करने का सोच सकती थी। अम्मा भी मेरी ताबेदारी की मिसालें सबको देती थी कि मेरी बेटी बहुत फर्माबरदार है और मेरी हर बात मानती है। मेरी एक ही सहेली थी, रिमशा, जिससे मैं अपने दिल की हर बात कर लेती थी और हर दुख सुख उसके साथ शेयर कर लेती थी। मैंने मैट्रिक किया तो जाने क्यों अम्मा ने आगे पढ़ने से मना कर दिया। मैंने हस्ब मामूल अम्मा से बहस न की, हालांकि रिमशा ने मुझे बहुत समझाया था कि मुझे अपने हक के लिए अपनी अम्मा से बात करनी चाहिए। ये नहीं था कि हम गरीब थे, बावजूद इसके कि अब्बा सर पर नहीं थे, हमें कभी खाने पीने की कमी नहीं हुई थी और हमारी सब जरूरियात भी पूरी हो रही थी। अम्मा ही कमाती थी और हम दोनों बहुत आसानी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अम्मा की बस एक ही आदत बुरी थी, कंजूसी करने की। इसीलिए तो मुझे कॉलेज में दाखिला नहीं लेकर दिया था। मैं मैट्रिक करने के बाद चुपचाप घर बैठ गई। फिर जाने अम्मा को क्या सूझी कि मुझे कहा, मैं चाहती हूँ तुम कॉलेज में एडमिशन ले लो। मुझे बहुत हैरानी थी और यह हैरानी उस वक्त और बढ़ गई जब अम्मा को किसी से बात करते सुना। वो कह रही थी, तुम्हारे कहने पर मैंने दिया को कॉलेज में दाखिला दिला दिया है, वरना तुम्हें मालूम है मैं फजूल में एक पैसा भी नहीं बर्बाद करने वाली। हाँ, इसीलिए भेजा है उसे कॉलेज कि पढ़ लिख जाएगी तो कल हमारे। इससे ज्यादा मैं बात सुन नहीं सकी क्योंकि अम्मा ने मुझे देखते ही फोन बंद कर दिया था और बहुत घबरा गई थी। मैंने पूछा, अम्मा किसके कहने पर तुमने मुझे कॉलेज में दाखिल करवाया है? अम्मा कहने लगी, तेरी नानी के कहने पर। और भला किसके कहने पर करवाना था? मैं चुप कर गई, मगर मुझे अम्मा की बात पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि मेरी नानी तो अम्मा से भी ज्यादा कंजूस थी। वो तो मरकर भी ऐसा नहीं कह सकती थी। जाने अम्मा ने झूठ क्यों बोला था। मैं अब बड़ी हो रही थी, इसीलिए अब अक्सर अम्मा की बातों और हरकतों पर मैं सोच और उलझन में पड़ जाती थी। मैंने उसी कॉलेज में दाखिला लिया जहाँ रिमशा ने दाखिला लिया था। मेरा रिमशा के घर इतना आना जाना नहीं था। अम्मा को पसंद नहीं था कि मैं सहेलियों के घर ज्यादा आना जाना रखूं, मगर जब से कॉलेज में दाखिला लिया था वो अक्सर मुझे अपने साथ अपने घर ले जाती थी और मुझे कहती थी कि तुम्हारी अम्मा पूछें तो कहना कि लेट छुट्टी हुई थी। मगर अम्मा की पूछने की कभी नौबत ही नहीं आई थी। उन्होंने मुझसे कभी कुछ पूछा नहीं था। कॉलेज जाकर मुझे दुनिया का पता चल रहा था, वरना इससे पहले तो मैं बस सादा सी जिंदगी गुजार रही थी। पढ़ाई के लिए मोबाइल की जरूरत पड़ी तो मैं अफसुर्दा हो गई, क्योंकि अम्मा किसी सूरत मुझे मोबाइल लेकर न देती। रिमशा को मालूम हुआ तो उसने एक आसान सा हल बता दिया कि जब भी तुम्हें कॉलेज का काम करना हो तो मेरे घर आकर कर लेना। मेरा आना जाना रिमशा के घर बहुत ज्यादा हो गया। इसकी एक और वजह थी, रिमशा का भाई, जाने क्यों, लेकिन मैंने कभी अपने जज्बात को जबान या चेहरे पर आने नहीं दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि रिमशा के भाई की मंगनी बचपन में ही तय हुई थी। वो मेरे लिए ऐसा ख्वाब था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। मैं बस उसे देखकर ही अपने दिल को समझा लिया करती थी। यूं ही दिन गुजरते गए और मेरा इंटर खत्म हो गया। अम्मा ने साफ कह दिया कि अब तुम आगे नहीं पढ़ोगी, बल्कि मैं तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश करके बहुत जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगी। मैंने भी सोचा कि मैंने पढ़ लिख कर क्या करना है। अम्मा जो कहती हैं मान लेती हूँ। मैंने कहा, ठीक है अम्मा, जैसा तुम कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। अम्मा ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। मोहल्ले की औरतों को पता चला तो कई औरतें मेरा रिश्ता अपने बेटों के लिए लेकर आईं, क्योंकि मुझमें कोई ऐब नहीं था। मैं ऊंची, लंबी, जवान और खूबसूरत थी और शरीफ भी, और ये बात पूरा मोहल्ला जानता था। इसीलिए बहुत सारी औरतों की ख्वाहिश थी कि वो मुझे अपनी बहू बना ले, मगर अम्मा ने सबको मना कर दिया। उनका कहना था कि मैं अपनी पढ़ी लिखी बेटी को गरीबों के खानदान में क्यों ब्याहूंगी, मैं अपनी बेटी को किसी अमीर खानदान में भेजूंगी। एक तरह से अम्मा की बात भी ठीक थी। मेरा दिल भी चाहता था कि मेरे पास भी जिंदगी की हर सहूलत मौजूद हो, और ये एहसास ज्यादा शिद्दत से इसलिए हो रहा था क्योंकि रिमशा का रिश्ता एक बहुत ऊंचे खानदान में तय हुआ था। उसके भाई की मंगेतर भी एक निहायत अमीर कबीर खानदान से थी। इसीलिए मैं एहसास कमतरी का शिकार होने लगी थी और मैं अम्मा की हम ख्याल हो गई थी। मुझे भी किसी अमीर घराने में ही शादी करनी चाहिए। एक रिश्ते वाली आखिर एक अमीर घराने का रिश्ता मेरे लिए लेकर आ गई थी, लेकिन लड़के की माँ मुझे देखने में काफी अजीब सी लगी। मेरा दिल इस रिश्ते पर मान नहीं रहा था, मगर अम्मा ने कहा, अमीर रिश्ता है, हाँ कर दे, अच्छी रहेगी। मैंने हाँ कर दी
और अगले ही दिन सास शादी की तारीख भी तय करने आ गई। ना मंगनी और ना कुछ और, सीधा शादी। अम्मा ने भी शादी की तारीख दे दी। मेरी सास ने तारीख तय करने के बाद एक अजीब सी शर्त रख दी कि अगर लड़की शादी के 40 दिन के बाद हमला न हुई तो हम लड़की वापस कर देंगे। मैं ये शर्त सुनकर पूरी तरह से हर्ट हुई थी कि ये क्या बात हुई भला, ऐसी शर्त कौन रखता है। मगर असल हैरत तो मुझे अम्मा पर हुई कि उन्होंने मेरी सास को समझाने के बजाय उनसे कहा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जैसे आप कहेंगी वैसा ही होगा, वो 40 दिन के अंदर अंदर हमला हो जाएगी। सास खुशी खुशी चली गई तो मैंने अम्मी से लड़ते हुए पूछा कि क्या जरूरत थी इतनी उल्टी शर्त रखने की, आपने मना क्यों नहीं किया। अम्मा कहने लगी, मेरा दिमाग खराब है क्या जो मैं मना करूं। एक तो वो जहेज नहीं ले रही, दूसरा शादी का सारा खर्चा भी वही उठा रही है, मेरा एक पैसा नहीं लग रहा। फिर मैं क्यों ना उसकी शर्त मानती। अगर मैं शर्त मानने से इनकार कर देती तो वो शादी से इनकार कर देती, इसलिए चुप होकर बैठ जाओ। उस पल मुझे अम्मा के हवासों पर शक हुआ। अगर मैं 40 दिन के अंदर हमला न हुई तो फिर। अम्मा ने मेरे सवाल को कोई अहमियत न दी और कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगी। मैं भी अम्मा के भरोसे शादी की शॉपिंग करने लगी कि अब अम्मा जाने और उनका काम। मेरी सास ने शादी की सारी शॉपिंग के लिए बहुत सारे पैसे दे दिए थे। इस शादी पर मेरी माँ का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ था और वो इसलिए बहुत खुश थी। शादी से 2 दिन पहले अम्मा ने मुझे रात के वक्त कहा, चलो चादर लेकर बाहर आ जाओ, हमें बाहर जाना है। मैं समझी कि शायद अम्मा पॉलर लेकर जाना चाह रही हैं, इसीलिए खुशी खुशी अम्मा के साथ रक्शे में बैठ गई। मगर अम्मा मुझे पॉलर के बजाय अस्पताल ले आई थी। मैंने अम्मा को हैरान नजरों से देखा। अम्मा ने मुझे चुप रहने का इशारा करके बाजू से पकड़ा और एक कमरे में ले गई। वहां पहले से ही एक डॉक्टर मौजूद था। अंदर जाकर मैंने जोर से कहा, अम्मा मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो, मैं कौन सा बीमार हूँ। अम्मा ने मुझे गुस्से से घूरा और कहा, जब से तुम्हें कॉलेज भेजा है ना, तुम माँ के आगे बोलना सीख गई हो। तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि तुम्हारी सास की शर्त पूरी हो सके। ये डॉक्टर इस काम में हमारी मदद करेगा। मैंने उलझ कर पूछा, मगर कैसे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि भला डॉक्टर क्या कर सकता है। अम्मा ने कहा, चुप होकर बैठ जाओ। डॉक्टर ने एक ड्रिप मुझे लगा दी। वो डॉक्टर अम्मा को अजीब से इशारे कर रहा था। मुझे ये देखकर डर सा महसूस हुआ कि डॉक्टर और अम्मा कर क्या रहे और ये ड्रिप क्यों लग रही है। मुझे खतरा महसूस होने लगा। मैंने खामोशी से उस ड्रिप का नाम पढ़ा और सोचा कि घर जाकर इंटरनेट पर सर्च करूंगी। डॉक्टर और अम्मा मुस्कुराते हुए बाहर चले गए तो मैंने हाथ से ड्रिप खोलकर उसे बास्केट में बहा दिया। आधे घंटे बाद जब डॉक्टर और अम्मा दोबारा कमरे में आए तब तक ड्रिप दोबारा कैनुला के अंदर लगा दी थी। अम्मा मुझे घर ले आई और कहा, अब देखना, तेरी शादी जब होगी तो 40 क्या तो 30 दिन में ही हमला हो जाएगी। मैंने कुछ ना कहा। मैंने शादी की शॉपिंग करते हुए एक मोबाइल भी खरीद लिया था। घर आते ही मैंने इंटरनेट पर उस ड्रिप का नाम सर्च किया कि देखूं तो सही अम्मा ने मेरे साथ किया क्या है। उस ड्रिप का नाम पढ़कर मेरा जिस्म बेजान होने लगा। मुझे हमला करने के लिए अम्मा ने एक खास किस्म की दवाई उस ड्रिप में शामिल करवाई थी, जिसको हफ्ते में 2 बार लगवाने से मैं कुछ ही दिनों में मोटी होने लगती और मेरे अंदर का सारा हार्मोनल सिस्टम भी बदल जाता। अम्मा का मकसद मुझे समझ आ गया था। वो चाहती थी कि मुझे किसी भी तरीके से बस थोड़ा सा मोटा कर दें ताकि सास को लगे कि मैं हमला हो गई हूँ। लेकिन जब कुछ महीनों के बाद सच सामने आता तब मैं क्या करती। मगर अम्मा को इन सारे सवालों से कोई सरोकार नहीं था। कहने लगी, जब वो वक्त आएगा तब की तब देखी जाएगी। अगले दिन अम्मा फिर मुझे ड्रिप लगवाने ले गई। मैंने कल ही की तरह आज भी ड्रिप जाया कर दी। अगले दिन मेरी शादी हो गई। मैं दिल ही दिल में सास की शर्त की वजह से बहुत डर रही थी, क्योंकि उसने कमरे में लाकर एक बार फिर से 40 दिन की मोहलत याद करवाई थी। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर अंदर आया। वो मुझसे जैसे बात कर रहा था, एक सुलझा हुआ इंसान लग रहा था। मैं उलझन में पड़ गई कि शर्त इसकी रजामंदी से रखी गई थी या नहीं। मैंने सोचा कि अभी तो आज पहला दिन है, 2-4 दिन गुजरेंगे तो फिर बात करूंगी। मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान था। मैंने जब उससे 1 हफ्ते बाद शर्त का पूछा तो वो शर्मिंदा हो गया। कहने लगा, मैं जानता हूँ मेरी माँ ने ये शर्त क्यों रखी है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कब हमला होगी। मैंने जब ये सारी बात अम्मा को बताई तो वो कहने लगी, तुम्हारा शौहर अपनी माँ का बेहद फर्माबरदार है। अगर तुमने ये शर्त पूरी न की तो वो मजबूर होकर तुम्हें छोड़ देगा। मैं डर गई और पूछा, अम्मा बताओ मैं फिर क्या करूं। अम्मा कहने लगी, तुम मुझसे वो घर और एक फैक्ट्री अपने नाम करवाओ ताकि तुम्हें छोड़ने का सोच भी न सके, और फिर उसकी माँ भी मजबूर हो जाएगी। मैंने अम्मा की बातों में आकर सोचा कि ठीक ही तो कह रही है अम्मा। भला ये कैसे मुमकिन है कि मैं 40 दिनों में हमला हो जाऊं। इसीलिए अगर मेरे नाम कुछ जायदाद वगैरह होगी तो वो मुझे घर से निकाल नहीं पाएगी। मैंने अपने सारे खदशात अपने शौहर के सामने रखे तो वो भी कायल हो गया और 2-4 दिनों में ही अपना घर और एक फैक्ट्री मेरे नाम करने का वादा कर लिया। अब मुझे कोई मसला नहीं था कि सास क्या कहेगी, क्योंकि अगर वो मुझे घर से निकालने की धमकी देती तो मैं भी कह सकती थी कि ये घर अब मेरा है। वैसे मुझे सास के रवैये पर हैरत होती थी। मुझे लगता था कि वो मुझसे बहुत बुरे तरीके से पेश आएगी।
और रिवायती सासों की तरह जुल्म सितम का निशाना बनाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो मुझे कुछ नहीं कहती थी और अपने कामों में ही मसरूफ रहती थी। एक दिन मैं और मेरा शौहर खाने के लिए बाहर गए। वहां एक जोड़े को देखकर मेरे होश उड़ गए। आखिरी कोने पर मेरी माँ उसी डॉक्टर के साथ बैठी खाना खा रही थी जिससे वो मुझे ड्रिप लगवाने गई थी। मैं घबरा गई कि अगर शौहर ने मेरी माँ को गैर मर्द के साथ देख लिया तो जाने क्या सोचेगा। मैंने तबीयत खराबी का बहाना किया और जल्दी से अपने शौहर को लेकर वहां से निकल आई। मुझे अम्मा पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था कि उसे क्या जरूरत पड़ गई किसी से यूं चक्कर चलाने की। मैं यही बात अम्मा से पूछने बगैर बताए ही घर पहुंच गई। वहां जाकर फिर से हैरत का धचका लगा क्योंकि मेरी सास तो वहां पहले से ही मौजूद थी। मेरी सास आखिर वहां क्या करने गई थी? मैं उल्टे कदमों वापस चली आई क्योंकि मैं अपनी सास के सामने अम्मा से बात नहीं कर सकती थी। मेरी सास थोड़ी देर बाद घर आ गई थी। मैंने पूछा, कहाँ से आ रही है? तो जवाब देते हुए कहने लगी, अपनी सहेली के घर गई थी। मैं सोच में पड़ गई कि सास झूठ क्यों बोल रही है। एकदम इतने सारे तजस्सुस वाले मशकूक मामलात पेश आने लगे थे। मैं चकरा कर रह गई थी। इसी कश्मकश में 30 दिन गुजर गए। सास ने उस दिन बुलाया और मुझे कहा, आज पूरा 1 महीना हो गया है तुम्हारी शादी को, सिर्फ 10 दिन बचे हैं और तुमने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। अगर इन 10 दिनों में तुमने कोई उम्मीद वाली खबर नहीं दी तो फिर तुम्हें इस घर से जाना होगा। उसी दिन इत्तेफाक से अम्मा ने फोन करके मुझे बुलाया और कहा, तेरी सास ने फोन करके मुझे बातें सुनाई हैं कि तेरी बेटी हामला नहीं हुई अभी तक। मैंने कहा, अम्मा मेरा क्या कसूर है इसमें? अम्मा कहने लगी, तेरा ही तो कसूर है, अब तक शौहर से कुछ भी नाम नहीं करवा सकी। अब अगर तुम्हारी सास ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो फिर कहा भी था कि शौहर को अपने काबू में रखकर अपनी मुट्ठी में करो, मगर तुम मानती ही नहीं। इसी दौरान अम्मा के फोन की घंटी बजी। डीपी पर उसी डॉक्टर की तस्वीर नजर आ रही थी। अम्मा ने जल्दी से मोबाइल बंद कर दिया। डॉक्टर के फोन से अचानक मुझे ख्याल आया और मैंने गुस्से से अम्मा से पूछा, मेरी छोड़ो, फिलहाल अपनी बताओ, तुम क्या उस डॉक्टर से खुलेआम मेलजोल कर रही हो? अपना नहीं तो कम से कम मेरा ही कुछ ख्याल कर लो। मेरे शौहर को मालूम हुआ तो वो क्या कहेगा? उस दिन तुम्हें अगर वो देख लेता तो क्या इज्जत रह जाती हमारी? मुझे लगा कि अम्मा इनकार कर देगी, मुकर जाएगी, मगर अम्मा ने शर्मिंदा हुए बगैर कहा, ठीक है, मैं बहुत जल्द उससे ताल्लुक खत्म कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। मैंने सुकून का सांस लिया कि एक परेशानी खत्म हुई। घर आकर मैंने अपने शौहर से कहा, जितनी जल्दी हो सके मेरे नाम अपना घर कर दें, वरना आपकी माँ मुझे घर से निकाल देगी। वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगे, तुम फिक्र न करो, 2-4 दिनों में ये काम हो जाएगा। शादी के 37वें दिन मुझे अपनी तबीयत खराब महसूस हुई तो मैं अपनी सास को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। 1 दिन बाद रिपोर्ट्स मिली तो मेरी सास ही लेने गई। वापस आई तो उसके हाथ में मिठाई का टोकरा था। कहने लगी, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। और मैं, दादी, मेरी शर्त पूरी कर दी तुमने, खुश रहो। मैंने फौरन अम्मा को फोन करके खुशखबरी सुनाई, लेकिन मैं दंग रह गई जब अम्मा की आवाज कानों से टकराई कि ये इतनी जल्दी भला कैसे मुमकिन है। यानी वो खुश होने के बजाय उलझन का शिकार लग रही थी। फिर मुझसे कहने लगी, तुम ये बच्चा गिरा दो। मेरे हवासों पर बिजली टूटी। मैंने चिल्लाकर अम्मा से कहा, ये क्या कह रही हो? होश में तो हो। कहने लगी, मैं ठीक कह रही हूँ, तुम ये बच्चा पैदा कर लोगी तो तुम्हारा शौहर तुम्हारे नाम कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा, अम्मा मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। मैंने गुस्से में आकर फोन बंद कर दिया। अगले दिन दोपहर को मैं कमरे से बाहर निकली तो सास के कमरे के आगे से गुजरते हुए छिटक कर रुक गई। वो किसी से फोन पर कह रही थी कि आपने ठीक कहा था, आपके कहने पर मैंने 40 दिनों में हामला होने की शर्त रखी तो वाकई 40 दिनों में ही मेरी बहू हामला हो गई। मैं आपकी तरफ आकर कुछ तहफ़ के साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। थोड़ी देर अगले की बात सुनकर बोली, ठीक है, मैं इस बात की खबर अपनी बहू को नहीं होने दूंगी कि ये शर्त आपने रखने के लिए कहा था। मैं कल हाजिर होती हूँ। अच्छा, तो अब मैं समझी थी कि ये चक्कर क्या है। मेरी सास को किसी ने कहा था कि ऐसी शर्त रखे, लेकिन किसने? उस शख्स का पता चलाने के लिए मैंने अगले दिन सास का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही वो घर से निकली तो मैं भी उसके पीछे ही चल दी। मुझे लग रहा था कि आज मेरी तमाम उलझनों का खात्मा हो जाएगा, लेकिन मेरी सास जिससे मिली उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि इसने मेरी जिंदगी का फैसला करने के लिए मेरी सास को शर्त रखने का कहा। वो कोई और नहीं, मेरी अपनी सगी माँ थी। मेरी सास उसी के लिए तहफ़ लेकर सीधा मेरे घर गई थी और उससे बातें कर रही थी। मुझे देखकर दोनों की रंगत फक हो गई। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी, जो पूछना है अपनी अम्मा से पूछो। ये कहकर वो चली गई। मैंने कहा, अम्मा मुझे जल्दी से सब बताना शुरू कर दो, क्योंकि सारा सच तो मैं जान ही चुकी हूँ, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। अम्मा कहने लगी, जिसे तुम डॉक्टर समझ रही थी वो डॉक्टर नहीं बल्कि अस्पताल का स्टाफ बॉय था। जिस अस्पताल में मैं नर्स थी वहीं वो भी काम करता था। हमारी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मुझे पसंद करता था, मगर मैंने उसे साफ कह दिया था कि मेरी बेटी की शादी होगी तभी मैं शादी करूंगी। उसके कहने पर मैंने तुमको कॉलेज में दाखिला दिला दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि तुम्हारी बेटी खूबसूरत है, इसे 2-4 जमातें पढ़ा दो
तो ये हमारे बहुत काम आएगी। दरअसल हम तुम्हारे जरिए अमीर होने का ख्वाब देख रहे थे। वो मुझे कहता था कि हमने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी है, अब तुम्हारी बेटी के जरिए हम कोशिश करके अमीर हो सकते हैं। इसी मकसद के लिए मैंने एक अमीर खानदान में तुम्हारी शादी करवाई। उसी के कहने पर एक खास ट्रिप तुम्हें लगवाई, जिससे तुम अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी लगती। मैंने ही तुम्हारी सास को वो शर्त रखने का कहा और वजह ये बताई कि हमारे खानदान में रिवाज है कि लड़के की माँ इस शर्त पर शादी करेगी और अगर बेटी हामला ना हो पाई तो वो तलाक दे देगी। मैंने ये सब एक खास मकसद से किया था कि 40 दिन में तुमने कौन सा हमला हो जाना है। इस तरह हक महर में भी काफी कुछ मिल जाना था और अपने शौहर को अपने दाम में लाकर जो जायदाद तुम बटोरती वो अलग थी। फिर तुम्हारी तलाक हो जाती तो मैं फिर से किसी अमीर खानदान में तुम्हारी शादी करवा देती। ये सब मैंने और उसने मिलकर प्लान बनाया था। अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था। तुमने शौहर से अपने नाम वो करोड़ों का घर करवा लिया था, मगर ये बच्चा कहाँ से बीच में आ गया? इसे नहीं आना चाहिए था, इसीलिए मैंने तुमसे अबॉर्शन का कहा था। अब जबकि तुम सारी हकीकत जान ही गई हो तो तुम भी मेरा साथ दो, अबॉर्शन करवा लो और सारा माल समेट कर वहां से निकल आओ। मैंने सुकून से सारी कहानी सुनी। ये सब मैं पहले से ही जानती थी। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब अम्मा मुझे ड्रिप लगवाने गई थी और वो दोनों बहाने बहाने से अजीब इशारे कर रहे थे। फिर मजीद शक तब पुख्ता हुआ जब मैंने उस ड्रिप की मजीद तफसील पढ़ी। वो लड़कियों को वक्त से पहले बालिग यानी बड़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी ताकि लड़कियां अपनी उम्र से बड़ी नजर आएं। मैंने सोचा था कि अम्मा का क्या मकसद था वो ड्रिप मुझे लगवाने का। उस आदमी को जब मैंने होटल में खाना खाते देखा था तभी मैंने रिमशा से कहकर उसकी सारी मालूमात निकलवाई। तब मुझे मालूम हुआ कि वो अच्छी शोहरत का हामिल नहीं है और अम्मा के पीछे कई साल से पड़ा हुआ है। सब कुछ मैंने मालूम करवा लिया था। बस ये 40 दिन में मेरी सास ने जो हमला होने की शर्त रखी थी, इसके पीछे असल वजह क्या थी। इसीलिए मैं अस्पताल गई और डॉक्टर को अपनी सारी कहानी सुनाकर अपनी मदद के लिए कहा था। उसने मेरी झूठी रिपोर्ट्स बना दी और मेरी सास को दादी बनने की खुशखबरी सुनाई। मैं जानती थी कि इस खबर से शर्त के पीछे की सारी कहानी बाहर निकल आएगी और ऐसा ही हुआ। लेकिन अम्मा इस हद तक गिर जाएगी मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मैंने अम्मा को देखते हुए कहा, अम्मा अबॉर्शन तो मैं तब करवाऊंगी जब मैं वाकई हामला होंगी। मैंने ये झूठ बुलवाया था डॉक्टर से ताकि मैं सच जान सकूं कि किसके दिल में क्या है। लेकिन तुम किसी खुशफहमी में मत रहना, मैं तुम्हारा इस खेल में किसी सूरत साथ नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अम्मा को बोलकर जैसे ही पीछे मुड़ी तो मेरी सास मेरे ऐन पीछे खड़ी थी। उसने ये सब सुन लिया था। वो शायद अपना मोबाइल लेने आई थी जो मेज पर भूल गई थी। मैंने कहा, खाला मुझे माफ कर देना, मैंने हामला होने का झूठ बोला, मगर नियत यही थी कि सच सामने ला सकूं। मेरी सास ने कहा, बेटा माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने एक गलत शर्त पर रिश्ता जोड़ा और वो भी किसी के कहने में आकर। मैं खुश हो गई कि चलो सारे मामला हल हो गए। मैंने अम्मा को बहुत समझाया था कि वो उस फ्रॉडी से शादी ना करें, मगर अम्मा की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। फिर वही हुआ जिसका डर था। शादी वाले दिन वो अम्मा की सारी जमा पूंजी लेकर फरार हो गया। मुझे पहले से ही इल्म था कि वो इसी किस्म का इंसान होगा। अम्मा को उसके लालच की अच्छी सजा मिली थी। अब वो पछताती थी और शर्मिंदा थी। मुझे शादी के 1 साल बाद औलाद की नेमत मिली थी और यूं मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।